हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में किस प्रकार से विलय हुआ, जम्मू कश्मीर भारत का किस प्रकार से पार्ट बना, इंटीग्रल पार्ट बना। इसके अलावा आर्टिकल 370 या कि जम्मू कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए, और पीओके का इशू क्या था, महाराजा हरि सिंह की क्या इसमें भूमिका थी, और मेहरचंद महाजन की क्या भूमिका थी जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, उनकी क्या भूमिका थी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन, इन सब का क्या किस प्रकार से पूरा कंट्रीब्यूशन था। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेख अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे जनक थे। तो एक तरीके से ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में। जैसे भारतीय संघ में मिलने वाले रियासतों की संख्या 500 से ज्यादा थी, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भारतीय संघ में जो उस टाइम पे बंटवारे से पहले जो रियासतों की संख्या, उसमें भी कंफ्यूजन थी। कहीं कहीं पे कहा गया है कि रियासतों की संख्या 552 थी। यानी जो देसी रियासत थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, वो थे 552। कहीं पे ये लिखा गया, कहीं पे ये लिखा गया कि 521 थे, एंड कहीं पे 563 है। यानी इतनी ज्यादा रियासतों की संख्या थी कि रियासतों की संख्या के ऊपर भी कंफ्यूजन थी। लेकिन ये चीज तो क्लियर है कि रियासतों की संख्या 500 से ज्यादा थी, यानी 500 से ऊपर ही प्रिंसली स्टेट थे। और अधिकांश जगह ये लिखा गया कि 552 रियासतें थी, 552 देसी रियासतें थी। लेकिन जो ये 500 रियासतों में से जो जम्मू कश्मीर रियासत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यानी उस टाइम पे भी जम्मू कश्मीर रियासत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य न रह के यूनियन टेरिटरी में उसे बांट दिया गया है, और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया एंड लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो इस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर को आज हम पूरा डिस्कस करते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, जो जम्मू कश्मीर रियासत का क्षेत्रफल की बात की जाए, तो यह है 84,471 वर्ग मील। इसका एरिया की अगर बात किया जाए तो कितने एरिया में जम्मू कश्मीर रियासत पूरी फैली थी, ये 84,471 वर्ग मील थी। तो यानी एक लिहाज से देखा जाए तो ये हैदराबाद से भी ज्यादा बड़ा है। यानी हैदराबाद देखा जाए तो हैदराबाद सबसे बड़ा था देसी रियासतों में, तो ये हैदराबाद से भी ज्यादा बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर के बारे में और बात किया जाए तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, यानी यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। जम्मू कश्मीर रियासत बहुत ज्यादा सघन घना हुआ शहर नहीं था। जम्मू कश्मीर में 40 लाख 40 लाख की पॉपुलेशन थी, 40 लाख की यहाँ पर पॉपुलेशन थी, जनसंख्या। लेकिन जो जम्मू कश्मीर रियासत की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जो इसकी इंपॉर्टेंट जो विशेषता थी, वो क्या थी, यहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी का होना। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता का होना सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में। अगर जम्मू कश्मीर रियासत को अगर देखा जाए तो 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जम्मू कश्मीर रियासत को 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। लाइक सबसे पहले तो जम्मू इसका एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। इसके अलावा कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख, जम्मू हो गया, कश्मीर, लद्दाख, एंड 4th इज गिलगिट एंड 5th इज बालिस्तान। ये इसके 5 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। यानी जम्मू कश्मीर को हम 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, यानी ये 5 क्षेत्र थे जम्मू कश्मीर के। अब इसको एक एक करके हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की डाइवर्सिटी थी जम्मू कश्मीर में। तो जैसे अगर मैप की हम बात करें तो ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर का मैप हो गया। अगर ये एरिया जो थी, ये एरिया थी जम्मू, ये एरिया थी जम्मू, यानी इसको मान लेते हैं जम्मू। जम्मू के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां थी, यानी जम्मू रीजन में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पहाड़ियां नहीं थी, यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां थी, और खेती योग्य भूमि भी थी यहाँ पर। यानी पहाड़ी भी छोटी थी और खेती योग्य भूमि भी थी। अगर इस रीजन की हम बात करें
तो यहां पर शुरुआत में यानी आजादी से पहले मेजोरिटी में कौन थे? आजादी से पहले मेजोरिटी में यहाँ मुस्लिम्स थे। जम्मू में पहले मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे, यानी पहले यहाँ पे बहुसंख्या जो थे, मेजोरिटी थे वो मुस्लिम्स थे, यानी यानी 53% थी, यानी 53% मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की। लेकिन उसके बाद आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद क्या हुआ? जो पश्चिमी पंजाब में जो रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थी थे वो जम्मू रीजन में आ गए। यानी जैसे अगर ये देखा जाए तो ये जो एरिया है ये था वेस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, जिसे आजादी के बाद पाकिस्तान कहा गया है, यानी ये पाकिस्तान था। और ये वेस्ट पंजाब हो गया। ये रीजन जो था ये ईस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पंजाब था इसके बाद वाला रीजन। तो वेस्ट पंजाब का जो रीजन था जिसे पाकिस्तान कहा जाता था, अब आजादी के बाद यहां से यहां पर हिंदू और सिख जो लोग थे, यानी यहाँ पे हिंदू भी थे एंड सिख भी थे। तो अब ये माइग्रेशन, क्योंकि आजादी के बाद हिंदू सिख पाकिस्तान में तो रह नहीं सकते, तो आजादी के बाद इन्होंने इस क्षेत्र पर माइग्रेशन किया, जम्मू में इन्होंने माइग्रेशन किया, जिसके कारण जो पहले मेजोरिटी में कौन थे? पहले मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे। यानी आजादी से पहले जम्मू में मेजोरिटी में मुस्लिम थे, लेकिन आजादी के बाद अब मेजोरिटी में कौन आ गए? अब आजादी के बाद मेजोरिटी में हिंदू आ गए। यानी अब यहाँ जो बहुसंख्या हो गई वो हिंदुओं की हो गई, यानी मेजोरिटी हिंदुओं की हो गई। तो ये हो गया जम्मू के बारे में। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कश्मीर घाटी, जो तब से लेकर के अब तक विवाद का एक विषय बना हुआ है। कश्मीर घाटी जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कश्मीर घाटी। अगर कश्मीर घाटी के बारे में बात किया जाए तो ये रीजन जो था इसको बोल सकते हो अपन कश्मीर, जो इंडिया के पास है, जो हमारे देश के पास है ये रीजन। और ये जो रीजन हो गया पीओके हो गया। पीओके इट मीन्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, इसको बोल सकते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये जो था ये रीजन कश्मीर था। अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियां देखने को मिलती है, यानी भारत का सबसे ज्यादा भव्य स्थान था, सबसे ज्यादा खूबसूरत स्थान था कश्मीर घाटियां। और कश्मीर घाटियों की जो सुंदरता थी इसको देखने के लिए अक्सर जैसे दिल्ली हो गया, जो पंजाब के जो अमीर पर्यटक थे, जो अमीर टूरिस्ट थे, वो हमेशा कश्मीर में जाया करते थे। ये एक तरीके से कश्मीर आकर्षण का केंद्र रहा करता था। और कश्मीर में अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो कश्मीर में मेजोरिटी में कौन थे? कश्मीर में मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे, यानी कश्मीर में मेजोरिटी में मुस्लिम थे। और मुस्लिम में भी कौन थे? वर्चस्व रखने वाले, जो उस पूरे के पूरे रीजन में वर्चस्व रखने वाले सुन्नी प्रथा के लोग थे, यानी मुस्लिम में सुन्नी लोग थे। मुस्लिम में भी सुन्नी शिया अलग अलग आते हैं, तो इसमें सुन्नी थे कश्मीर वादियों में। यहां पर बहुत ज्यादा जो दस्तकारी और हस्तकार का भी काम किया जाता है। यहाँ की बहुत ज्यादा एक तरीके से उद्योग अच्छे खासे थे, यानी ऊन का भी काम होता था, रेशम का भी काम होता था, लकड़ी का भी काम होता था, पीतल के बर्तनों का भी भव्य यानी काम किया जाता था कश्मीर में। तो ये हो गया कश्मीर वादी के बारे में। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो था लद्दाख। इस रीजन को आप लद्दाख बोल सकते हैं, इस रीजन को लद्दाख बोल सकते हैं। अगर लद्दाख के बारे में बात की जाए तो ये किससे? तिब्बत की सीमा से मिलता था, यानी ये जो था ये तिब्बत की सीमा से मिलता था। यानी तिब्बत जो पहले एक ऑटोनोमस रीजन था, एक स्वायत्त रीजन था, लेकिन फिर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया और अब तिब्बत जो है चाइना का एक पार्ट है, चाइना का इंटीग्रल पार्ट है तिब्बत। लेकिन पहले तिब्बत क्या था? एक ऑटोनोमस रीजन था, एक स्वायत्त रीजन था। तो तिब्बत की सीमा से लगता था क्या? लद्दाख। ये जो तिब्बत की सीमा थी, तिब्बत की सीमा से लगता था लद्दाख। अगर लद्दाख की बात की जाए तो यहां पर कौन थे ज्यादा? यहां पर बौद्ध कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे। यहां पर कौन थे? बौद्ध कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो जो पांचवा क्षेत्र था, चौथा और पांचवा जो इंपॉर्टेंट था वो था गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र। गिलगिट
बालिस्तान का क्षेत्र, ये जो रीजन था ये गिलगिट बालिस्तान का क्षेत्र था और यहीं पे पीओके भी था। गिलगिट बालिस्तान के क्षेत्र में भी मेजोरिटी में कौन थे? मुस्लिम थे। गिलगिट बालिस्तान के क्षेत्र में भी मेजोरिटी में मुस्लिम थे, लेकिन यहां पर वर्चस्व रखने वाले सुन्नी के विपरीत यहां पर शिया मुस्लिम्स थे, यानी गिलगिट बालिस्तान में शिया मुस्लिम्स थे। और इस्लाम शाखा के इस्माइली मानने वाले, यानी इस्लाम के इस्माइली शाखा के मानने वाले लोग थे, यानी शिया एंड इस्माइली, इस्माइली शाखा के लोग थे यहां पर। तो एक तरीके से शिया एंड इस्माइली यहां पे थे। इसके अलावा इस रीजन को आप अक्साई चीन कह सकते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी चाइना ने यहां पर कंट्रोल करके रखा है, ये अक्साई रीजन पर चाइना का कंट्रोल था। तो एक तरीके से इंडिया एंड चाइना के जो बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, ये इसको लेकर के भी इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है हमें, अक्साई चीन को लेकर के, जो वेस्टर्न फ्रंट में है, यानी जो पश्चिमी सीमा में इंडिया एंड चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अक्साई चीन को लेकर के है। तो ये हो गए। तो एक तरीके से इतने रीजन में आप जम्मू कश्मीर को बांट सकते हैं कि भाई अगर देखा जाए तो जम्मू, यानी यहां पर आपको बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लाइक जम्मू में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, यानी जम्मू के अंदर ही हिंदू मुस्लिम सिख तीनों है। और मुस्लिम में कौन है? सुन्नी मानने वाले। और अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में कौन है? कश्मीर में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, और यहां पर सुन्नी मानने वाले। लद्दाख में देखा जाए तो बौद्ध है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम है, लेकिन सिया मानने वाले सिया हो गए और इस्माइली शाखा के मानने वाले हो गए। तो एक तरीके से यहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और मुस्लिम में सुन्नी, सिया एंड इस्माइली, एंड सिख भी थे, एंड बौद्ध भी थे। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी अब चूंकि ये अलग अलग कल्चर को मानेगा ना, हिंदू अलग कल्चर को मानेगा, मुस्लिम अलग को, बौद्ध अलग कल्चर को मानेगा, सुन्नी वाले अलग कल्चर को मानेगा, सिया वाले अलग कल्चर को मानेगा, सिख अलग कल्चर को मानेगा। तो एक तरीके से आप देखो तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये जो था हमारा एक तरीके से जम्मू कश्मीर के बारे में एक लाइन डायग्राम था, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर और बात किया जाए तो ये जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, ये जो 5 क्षेत्र थे अलग अलग, ये आखिरकार कैसे आपस में इंटीग्रेट हुए? तो अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी में सारे के सारे इंटीग्रेट हुए थे। 19th सेंचुरी में 5 क्षेत्र आपस में एक साथ हो गए थे और जम्मू कश्मीर रियासत बहुत बड़ी रियासत बन गई थी। 1830 में, 1830 में, उस समय जो जम्मू का एक राजघराना था, डोगरा राजपूतों का एक राजघराना था, यानी जम्मू का एक डोगरा राजपूतों का एक राजघराना था, ये शासन कर रहा था जम्मू के अंदर। तो इसने क्या किया? 1830 में इसने लद्दाख जीत लिया, 1830 में लद्दाख जीत लिया। इसके अलावा 1840 में, 1840 में इसने किसको? इसने अंग्रेजों से कश्मीर की घाटी ले ली, यानी अंग्रेजों से कश्मीर की घाटी भी ले ली 1840 में। इसके अलावा सदी के आखिरी तक, यानी 1890 से 99 के बीच, 90 से 99 के बीच, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान पर भी अधिकार कर लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरे रीजन जो थे, ये 5 क्षेत्र आपस में एक जगह मिल गए और जम्मू कश्मीर रियासत बहुत बड़ा हो गया। तो जम्मू कश्मीर रियासत जो था बहुत ज्यादा देश की सीमाओं से मिलने लग गया है। जैसे अगर बात की जाए, जैसे ये जम्मू कश्मीर का मैप हो गया, तो ये इंडिया से भी यहां पे मिल रहा है, इंडिया का बॉर्डर भी यहां पे लग रहा है, यहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर भी लग रहा है, यहां पे अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लग रहा है,
यानी यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर भी लग रहा है, पाकिस्तान का भी लग रहा है, अफगानिस्तान का भी लग रहा है। एंड देन अफगानिस्तान से एक छोटी सी पतली सी पट्टी को छोड़ करके ये यूएसएसआर से भी मिलता है। अगर एक छोटी सी पतली पट्टी को हटा दिया जाए तो इसकी सीमा यूएसएसआर से भी मिलती है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कोल्ड वॉर में दो मेन पोल थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, इसलिए जम्मू कश्मीर जो रीजन था और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये जो लद्दाख था, लद्दाख का रीजन ये तिब्बत से मिलता था। अगर ये अक्साई चीन की बात की जाए तो अक्साई चीन पर चाइना का कंट्रोल था ही, तो एक तरीके से चाइना की सीमा से भी लगता था एंड सिकियांग की सीमा से लगता था। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कितनी सारी सीमाओं से ये लगता हुआ था जम्मू कश्मीर, इसलिए जम्मू कश्मीर की और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, जम्मू कश्मीर की और ज्यादा जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी इसकी आबादी से ज्यादा इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी जो लोकेशन थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आबादी अगर देखा जाए तो मुस्लिम आबादी, यहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम थे, लेकिन चूंकि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जम्मू कश्मीर जो रीजन था वो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अभी आजाद हुए देश थे इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि इसके विपरीत, जम्मू कश्मीर के विपरीत अगर बात किया जाए तो जूनागढ़ की अगर बात किया जाए या फिर हैदराबाद की बात की जाए, चाहे जूनागढ़ की चाहे हैदराबाद की, ये दोनों में एक कॉमन ये चीज था कि इनकी जो सीमाएं थी, जूनागढ़ एंड हैदराबाद की, इनकी सीमाएं पाकिस्तान से नहीं लगती थी। लाइक जूनागढ़ के बारे में बात किया जाए तो ये 3 दिशाओं से ये इंडिया से मिलता था, और चौथी जो इसकी दिशा थी वहां से ओशियन था, वहां से समुद्र था। हालांकि 325 नॉटिकल माइल की दूरी पर कराची पोर्ट था जूनागढ़ से, यानी जूनागढ़ का जो मेन था बेरावल पोर्ट था, इनका मेन पोर्ट था बेरावल जूनागढ़ का, वहां से 325 नॉटिकल माइल की दूरी पर कराची पोर्ट था। लेकिन उसके बावजूद यह 3 सीमाओं से किससे मिलता था? भारत से मिलता था। और वहीं हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद तो लैंडलॉक्ड कंट्री था, और ये चारों दिशाओं से इंडिया से मिलता था। लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर जो रीजन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। जम्मू कश्मीर रीजन था, जम्मू कश्मीर में जो सीमाएं थी वो इंडिया से भी मिलती थी एंड पाकिस्तान से भी मिलती थी। तो एक तरीके से इसके ऊपर इंडिया ने भी क्लेम किया एंड पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्लेम किया, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा क्योंकि यहां पर मेजोरिटी में कौन थे? यहां पर मेजोरिटी में थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीजन में मेजोरिटी में कौन थे? मेजोरिटी में थे मुस्लिम। लेकिन इन्हें गवर्न कौन कर रहा था? कौन शासक था जम्मू कश्मीर का? एक हिंदू शासक था। यानी मेजोरिटी में थे मुस्लिम लेकिन शासक था हिंदू। तो एक तरीके से और ज्यादा विवाद होने की संभावना थी, और विवाद हुआ भी, जैसे हम आगे वाले डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से विवाद हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर रियासत के जो महाराजा थे, हरि सिंह के बारे में डिस्कशन करना जरूरी, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं महाराजा हरि सिंह के बारे में। अगर हरि सिंह के बारे में बात की जाए तो ये 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत के राजा थे। 1947 में ये रियासत के बने थे, 1925 में ये रियासत के प्रमुख बने थे 1925 में। अगर हरि सिंह के बारे में बात की जाए तो ये बंबई के रेस कोर्स में अधिकांश मिलते थे और यहाँ के शिकार खेलते, यानी एक तरीके से राजाओं महाराजाओं का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करते थे। यानी राजाओं महाराजाओं के जो शौक होते हैं उनको ये अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे इनकी छोटी रानी थी, और जो चौथे नंबर की और सबसे छोटी रानी, वो कहती है कि जो महाराजा थे वो हमेशा जो खुशहाल लोग रहते थे उनसे अधिकांश उनके साथ रहते थे, जो समस्या प्रकट करते थे उनके साथ वो नहीं रहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर क्या हो रहा है, यानी उन्हें देश विदेश की कोई भी जानकारी होती ही नहीं थी जम्मू कश्मीर के हरि सिंह को। तो हरि सिंह के बारे में हो गए। तो इस तरीके से हरि सिंह के बारे में। अब इसके बाद शेख अब्दुल्ला के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।